आपको क्या बोला था, कौन सा समीकरण है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये समीकरण बताया था मैंने आपको। अब आपको पता तो होना चाहिए कि हमारे एसेट्स कौन कौन से। तो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन इस चैप्टर में मुझे आपको फिर से मैं आपको बता रही हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो एसेट्स कौन कौन से हमारे, सबसे पहले एसेट्स, इस एसेट्स को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया है, इधर करंट एसेट्स है और इधर नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स को हिंदी में चालू संपत्ति कह रहे हैं और नॉन करंट को गैर चालू संपत्ति। सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स देख लेते हैं कौन कौन से आ जाएंगे इसमें। सबसे पहले फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर को फर्नीचर ही बोला जाता है हिंदी में। इस वजह से अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लिखूंगी तो मैं फर्नीचर इंग्लिश में लिखूंगी, हिंदी में नहीं लिखूंगी। इक्विपमेंट्स जिसको क्या बोला जा रहा है, षड्यंत्र बोला जा रहा है। इसका भी अब जितने वर्ड है मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है, लेकिन आगे जो वर्ड यूज होगा वो कौन सी लैंग्वेज में यूज होगा, हिंदी ही नहीं होगा, किसमें यूज होगा, इंग्लिश में होगा। तो मैंने इसी वजह से इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। इक्विपमेंट हो गया, लैंड हो गया जिसे भूमि कहा जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी हिंदी में प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। बिल्डिंग को भवन। तो इधर वाले आपके सारे क्या हो गए, नॉन करंट एसेट्स। क्या हो गए, नॉन करंट। अब नॉन करंट एसेट्स पढ़ा चुकी हूँ हर एक चीज, जो 12 महीने से ज्यादा टाइम तक के लिए रहती है उसको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, और जो 12 महीने से कम तक के लिए रहती है उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहले कैश, बैंक। कैश को रोकड़ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रोकड़। ठीक है, तो बैंक, आप कैश को बैंक से भी शुरू कर सकते हो और कैश से भी शुरू कर सकते हो। दूसरा है आपका डेटर, डेटर को देनदार। स्टॉक को स्टॉक ही बोला जाता है, और बिल्स रिसीवर को प्राप्य भी बोला जाता है। तो ये सारे आपके क्या है, करंट एसेट्स, और इधर वाले नॉन करंट एसेट्स। तो इस तरीके से हमने एसेट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया है। आपने आपको कोई दिक्कत नो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अब लायबिलिटीज करेंगे, ठीक।